कहानी की शुरुआत में हमें न्यू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी में काम करता था। इस नौकरी में उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, पर वो अपना ज्यादातर समय डार्क वेब पर हैकिंग करके बिताया करता था। वो वहाँ बैन हुई चीजें डाउनलोड करके उन्हें लोगों को बेचा करता था, जिसके बदले में उसे अच्छे पैसे मिलते थे। वो पूरे दिन अपने कंप्यूटर पर पड़ा रहता था। एक दिन उसका बॉस उसे काम पर लेट से आने के लिए बहुत खरी खोटी सुनाता है। वो कहता है, कल से तुम या तो बाकियों की तरह टाइम से आओ या फिर इस कंपनी से दफा हो जाओ। नियो उसकी डांट सुनकर चुपचाप अपने काम पर लग जाता है, पर जब वो काम कर रहा था तभी उसके पास एक आदमी आया जो उसके लिए एक पार्सल लेकर आया था। नियो ने जब वो पैकेट खोला तो उसे उसके अंदर एक नोकिया का सेलफोन मिलता है। अचानक उस पर किसी का फोन आता है और जब नियो ने वो कॉल उठाया तो सामने से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। वो कहता है, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, पर बदकिस्मती से हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो लोग तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। नियो ने जब टेबल के ऊपर से झांका तो उसे 3 लोग दिखाई दिए जो उसी के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उन्हें देखकर नियो बहुत डर जाता है। उसे लगा कि उसे पुलिस पकड़ने आई है। फोन पर जो आदमी था वो कहता है, अगर उनसे बचना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके कहने पर नियो कुछ देर वहीं छुप जाता है और जैसे ही उसे मौका मिला वो अपने केबिन से निकलकर दूसरे कमरे में चला जाता है। नियो पूछता है, तुम्हें इस जगह के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता? तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? पर सवाल जवाब करने का ये सही समय नहीं था। वो आदमी उसे सर्विस लिफ्ट लेकर छत पर आने को कहता है, पर दिक्कत ये थी कि वो लिफ्ट बिल्डिंग के बाहर थी। नियो किसी तरह हिम्मत करके बिल्डिंग से बाहर आया, पर इस दौरान उससे उसका फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। नियो लिफ्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर वो उससे बहुत दूर थी, जिसके बाद उसने खुद ही उन्हें सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे एक इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है जहां एजेंट स्मिथ नाम का एक आदमी उससे कुछ सवाल जवाब करता है। उसने उसके आगे एक फाइल रखी और कहा, लगता है आप एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। एक तरफ आप दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप हैकिंग की दुनिया में मशहूर हैं। आपने कंप्यूटर से जुड़े वो सारे गुनाह किए हैं जिसके लिए आपको कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है। एजेंट स्मिथ कहता है, हमें आपकी जरूरत है। हम जानते हैं कि एक आदमी ने आपसे संपर्क किया था। स्मिथ नियो को बताता है कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है। हम आपके पिछले सारे गुनाह माफ करने को तैयार हैं, पर बदले में आप उस आतंकवादी को पकड़कर उसे यहाँ लाने में मदद करेंगे। नियो कहता है, आपका सौदा दिलचस्प है, लेकिन आगे कुछ भी कहने से पहले वो अपने वकील से बात करना चाहता था। नियो कॉर्पोरेट करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता क्योंकि उसे उन लोगों पर भरोसा नहीं था। स्मिथ बोला, हम आपको फोन तो दे देंगे, लेकिन क्या होगा अगर आपके मुंह में जबान ही ना हो? उसके बस इतना कहते ही नियो के दोनों होंठ आपस में चिपककर बंद हो जाते हैं। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने उसे उठाकर टेबल पर पटक दिया। इसके बाद वो एक खास तरह का ट्रांसमीटर निकालते हैं जिसे किसी जिंदा चीज से बनाया गया था। देखते ही देखते वो चीज नियो के पेट को चीरते हुए उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। नियो जोर से चिल्लाता है, पर अगले ही पल उसकी नींद अपने बिस्तर पर खुली और उसे लगा कि ये कोई बुरा सपना था। वहीं दूसरी ओर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक खंडहर पड़ी बिल्डिंग में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे जो चाहिए था उसे वो मिल जाता है, पर बदकिस्मती से पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसी बीच वहाँ एजेंट स्मिथ भी आ जाता है। इससे पहले वो उसे पकड़ पाता, वो लड़की सारे पुलिस वालों को मारकर वहाँ से भाग जाती है। उन लोगों ने उसका पीछा किया, पर हम देखते हैं कि उसके अंदर गजब की ताकत थी। वो एक ही छलांग में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाती है। भागते भागते वो जल्द ही डेड एंड तक पहुंच गई, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो लोग उसे शूट करने ही वाले थे कि तभी उसे एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी जो उसके बचकर निकलने की आखिरी उम्मीद थी। वो बिल्कुल सटीक निशाना साधकर उसके पार निकल जाती है। उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक फोन बूथ पर पहुंचना था। वो एक तरह का टेलीपोर्टिंग डिवाइस था जो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता था। उसे एक टेलीफोन बूथ मिल जाता है, पर वो उस तक पहुंचती उससे पहले ही उसके रास्ते में एक ट्रक आकर खड़ा हो गया। उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर वो उससे टकराता उससे पहले ही वो लड़की अंदर घुसकर खुद को टेलीपोर्ट कर लेती है। उधर नियो को फिर से एक कॉल आता है। इस बार भी वही आदमी उससे बात कर रहा था, जिससे नियो समझ जाता है कि जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था। वो आदमी कहता है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात मुझे लेक स्ट्रीट पर मिलना। नियो जानना चाहता था कि वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, इसलिए जैसा उसने कहा वो बिल्कुल वैसा ही करता है। रात को वो लेक स्ट्रीट पर इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसके आगे एक कार आकर रुकती है, जिसके बाद नियो बिना सवाल जवाब किए उस कार में बैठ जाता है। उसे अंदर वही लड़की मिलती है जो कुछ देर पहले पुलिस से बचकर भाग रही थी। वो नियो को अपना नाम ट्रिनिटी बताती है। नियो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो एक बड़ा सा डिवाइस निकालती है और उसके पेट में वो ट्रांसमीटर ढूंढने लगती है जो स्मिथ ने उसकी बॉडी में लगाया था। जैसे ही वो उसे मिला उसने एक झटके में उसे बाहर निकाल फेंका। अब वो सब सेफ थे क्योंकि स्मिथ उन्हें ट्रैक नहीं कर सकता था। इसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग में आते हैं। यहाँ नियो उस आदमी से मिलता है जिसने उसे फोन किया था।
इस आदमी का नाम मॉर्फियस है और ये नियो को कुछ ऐसा बताने वाला था जिससे वो इतने सालों से अनजान था। वो कहता है, इस दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है, पर तुम्हें पता नहीं कि वो क्या है। बदकिस्मती से मॉर्फियस उसे ये समझा नहीं सकता था। उस गड़बड़ को समझने के लिए नियो को खुद उसे अपनी आंखों से देखना होगा। इसके बाद मॉर्फियस उसके सामने 2 ऑप्शंस रखता है। वो कहता है, अगर तुम नीली गोली लोगे तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा। तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौटकर यही सवाल करते रहोगे कि ये मायाजाल क्या है। तुम्हें इस दुनिया के पीछे छिपी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। लेकिन अगर लाल गोली लोगे तो ये तुम्हें सच्चाई के और करीब लाएगी। नियो बिना देर किए लाल वाली गोली को चुनता है। इसके बाद उन लोगों ने उसे एक कुर्सी से कसकर बांध दिया। मॉर्फियस उसे बताता है, वो लाल गोली कुछ देर के लिए सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रोककर तुम्हारे असली शरीर को ढूंढने में मदद करेगी। नियो पूछता है, असली शरीर से तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर मॉर्फियस उसे कहता है कि तुम अपने आप ही समझ जाओगे। नियो देखता है कि उसके पास रखा हुआ टूटा मिरर अपने आप ही ठीक हो जाता है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका हाथ शीशे के आर पार चला जाता है। जल्द ही नियो का शरीर ठंडा पड़ने लगता है। उसे इतनी ज्यादा ठंड महसूस होने लगी कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। उसने देखा कि वहां उसके जैसे हजारों लोग थे जो इसी तरह एक क्रायो चैम्बर में कैद थे। उसके शरीर पर जगह जगह पर तारें जुड़ी हुई थी। उसके बाहर निकलते ही वहां एक इंस्पेक्शन रोबोट आ जाता है। अब वो उसके किसी काम का नहीं था, जिसके बाद वो उसे उनके सिस्टम से बाहर निकाल देता है। नियो एक टनल से होते हुए एक नले में जा गिरा। बिना लाइफ सपोर्ट के वो वहां 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से एक मैकेनिकल आर्म उसे अपने साथ ऊपर खींच लेता है। नियो का शरीर सालों से उस क्रायो चैम्बर में पड़ा रहने की वजह से कमजोर पड़ गया था। वो लोग कई हफ्तों तक उसकी बॉडी का इलाज करते हैं, जिससे उसके शरीर में वापस ताकत आने लगती है। नियो को जब होश आया तो वो मॉर्फियस से पूछता है, मुझे क्या हुआ है और हम लोग कहाँ हैं? जिस पर मॉर्फियस उसे कहता है, ये मत पूछो कि हम कहाँ हैं, बल्कि ये पूछो कि हम किस सदी में हैं। नियो को पता चलता है कि वो 19वीं सदी में नहीं बल्कि 22वीं सदी में था। और तो और वहां उसके जैसे और भी लोग थे। अब वो पूरी तरह से अपने होशो हवास में था। ट्रिनिटी उसे एक कुर्सी पर बैठने को कहती है, जिसके बाद उन्होंने उसके हाथ पैर अच्छे से बांध दिए। एक आदमी उसकी खोपड़ी में लोहे की नीडल घुसा देता है, जिससे नियो दर्द में चिल्ला उठा, पर अगले ही पल वो एक खाली सफेद जगह पर पहुंच जाता है। मॉर्फियस उसे बताता है कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम कोई भी चीज तुम्हारे दिमाग में डाल सकते हैं। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो बिल्कुल भी असली नहीं है, पर तुम्हारा दिमाग इसे असली समझने लगता है। नियो नोटिस करता है कि उसके हाथ पैर में कहीं भी तार नहीं थे। उसके कपड़े और बाल भी बिल्कुल पहले जैसे हो गए थे। मॉर्फियस ने उसे बताया, ये तुम्हारा काल्पनिक रूप है। जिस दुनिया से तुम वाकिफ थे वो असल में है ही नहीं। उस दुनिया को खत्म हुए 200 साल बीत चुके हैं। आज की पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है। नियो देखता है अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। दुनिया का हर कोना जीता जागता कब्रिस्तान बन चुका था। मॉर्फियस कहता है, आज से 100 साल पहले इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की थी। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी, पर उन्हें पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के खिलाफ शक्तिशाली मशीनों की एक फौज खड़ी कर दी। हमने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन मशीनों के आगे हम कुछ नहीं थे। इंसान ये लड़ाई हार गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक सुरक्षा कवच से ढक दिया ताकि सूरज की रोशनी धरती की सतह तक ना पहुंच सके। ये मशीनें शक्ति के लिए सोलर एनर्जी पर निर्भर करती थीं, लेकिन सूरज के ढक जाने से मशीनों के पास ऊर्जा का कोई दूसरा स्रोत नहीं बचा और उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। हमें लगा अब वो हार जाएंगे, लेकिन हम गलत थे। उन मशीनों ने इंसानों को ही अपनी ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंसान का शरीर 120 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो मशीनों ने सोचा कि क्यों ना इंसानों को ही बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जाए। मॉर्फियस उसे बताता है कि पहले मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उस भयानक मंजर को देखा तो मेरी रूह कांप उठी। उन मशीनों ने हजारों लाखों किलोमीटर तक खेत बना रखे हैं, जहां वो एनर्जी के लिए इंसानों की खेती किया करते हैं। वहां अनाज नहीं बल्कि इंसान उगाए जाते हैं। उन्होंने हर इंसान के दिमाग को एक कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ दिया था, जिसे वो लोग मैट्रिक्स कहते थे। इस मैट्रिक्स के अंदर हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी जीता था, जो उन मशीनों ने डिजाइन की थी। इस तरह वो सबको कंट्रोल में रखते हैं। उन्होंने इंसानों को एक परफेक्ट दुनिया दी ताकि कोई भी उसमें से बाहर निकलने की जरूरत ना करे और उनकी ऊर्जा की खपत पूरी होती रहे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कुछ लोग इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने लगे। उन्हें रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मैट्रिक्स के अंदर एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम डाला ताकि वो इन लोगों को बाहर आने से रोक सके, और इसलिए एजेंट स्मिथ तुम्हारा पीछा कर रहा था, क्योंकि उसके लिए तुम मैट्रिक्स से बाहर निकल गए हो। ये सब सुनकर नियो का सर चकराने लगता है। उसे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था।
उसे वापस अपनी दुनिया में जाना था, इसलिए वो उसे फौरन वहां से बाहर निकालने को कहता है। अपने शरीर में वापस आते ही नियो उन लोगों से दूर भागने लगा, लेकिन उसका शरीर कमजोर होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है, तुम मुझे ये सब नहीं बताते तो अच्छा होता। मॉर्फियस उससे माफी मांगता है और उसे बताता है, एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि मन वास्तविकता का सामना नहीं कर सकता। नियो को पता चला कि वो उन सब में सबसे खास था। दरअसल मैट्रिक्स हमेशा परफेक्ट सिमुलेशन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उन लाखों करोड़ों इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से मैट्रिक्स के काबू में नहीं आ पाते। नियो भी उन्हीं लोगों में से एक था जिसे मैट्रिक्स काबू में नहीं कर पाया। वो उनके सिस्टम में हुई एक गड़बड़ी थी जिसे मैट्रिक्स खत्म करना चाहता था। मॉर्फियस कहता है, अगर तुम चाहो तो मैट्रिक्स को तबाह करके उन करोड़ों इंसानों को इस माया जाल से बाहर निकाल सकते हो। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगले दिन वो लोग नियो के दिमाग में कुछ डेटा अपलोड करते हैं। उन्होंने उसे बस 5 मिनट में कुंफू सिखा दिया। इसी तरह वो पूरे दिन उसके दिमाग में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं ताकि नियो मैट्रिक्स से लड़ने के काबिल बन सके। उसने सब सीख तो लिया, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत थी। इसके बाद वो दोनों एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर चले गए जहां मॉर्फियस उसे लड़ना सिखाता है। नियो कुंफू के काफी दाव पेंच सीख गया था, लेकिन अब भी वो मॉर्फियस से ज्यादा ताकतवर नहीं था। मॉर्फियस उसे ध्यान देने को कहता है। सिमुलेशन के अंदर उसे सांस लेने की भी जरूरत नहीं थी। नियो उसकी बातें ध्यान में रखकर एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार तो उसने कमाल कर दिया। उसकी ताकत और रफ्तार का सच में कोई तोड़ नहीं था। इसके बाद मॉर्फियस उसे उड़ने की ट्रेनिंग देता है। वो कहता है, माया जाल के अंदर तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। वो एक छलांग में ही एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद जाता है, जिसके बाद उसने नियो को भी यही करने को कहा। नियो छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जब उसे सिमुलेशन से बाहर निकाला गया तो वो देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। इसका मतलब था कि अगर मैट्रिक्स के अंदर उसकी मौत हुई तो उसका असली शरीर भी मर जाएगा, क्योंकि माया जाल के अंदर दिमाग असली और नकली मौत के बीच फर्क करना छोड़ देता है। अगले दिन मॉर्फियस उसे एक नए प्रोग्राम के अंदर ले जाता है। ये सिमुलेशन बिल्कुल असली दुनिया से मेल खाता था। मॉर्फियस उसे बताता है कि माया जाल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम ही हमारा दुश्मन है। इसमें मौजूद हर एक इंसान असली है और हम इन्हें ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात कर ही रहे थे कि तभी नियो के सामने से एक लाल ड्रेस वाली लड़की गुजरती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। वो जैसे ही उसे दोबारा देखने के लिए पीछे मुड़ा, अचानक से स्मिथ उस पर बंदूक तान देता है। वो गोली चलाता उससे पहले ही मॉर्फियस ने अपने आदमी से कहकर सिमुलेशन को रुकवा दिया। मॉर्फियस बताता है कि ये मैट्रिक्स के बॉडीगार्ड्स हैं। जब भी कोई गड़बड़ होती है ये वहां पहुंचकर उसे खत्म कर देते हैं। ये किसी भी प्रोग्राम में घुस सकते हैं और किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, इस कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हर अजनबी तुम्हारा दुश्मन है। उधर फ्यूचर में मशीनें उनकी मौजूदगी को भांप लेती हैं, जिसके बाद उन्होंने उनकी शिप का पीछा किया। वो लोग अपनी शिप को एक सीवर पाइपलाइन में लैंड कराकर उसकी सारी लाइट्स बंद कर देते हैं, जिससे वो लोग दुश्मन की नजरों से बच गए। वहां मौजूद लोगों से नियो की अच्छी दोस्ती हो गई थी। ट्रिनिटी तो उसे काफी पसंद करने लगी थी, पर उसे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ सब लोग अच्छे थे, सिवाय एक साइफर को छोड़कर। उसे लगता था कि नियो में कोई खास बात नहीं है। मॉर्फियस खामोखां उससे उम्मीदें लगाकर बैठा था। पता चलता है कि साइफर सीक्रेटली अपने ही लोगों को धोखा दे रहा था। वो चोरी छुपे स्मिथ से मिलता है और उसके साथ एक सौदा करता है। वो उन्हें पकड़वाने में उनकी मदद करने वाला था, जिसके बदले में स्मिथ उसे वापस मैट्रिक्स में भेज देता। दरअसल पिछले 9 सालों से वो असल दुनिया में रहकर तंग आ चुका था। उसे हर रोज वही खिचड़ी खानी पड़ती थी। कीड़े मकोड़ों की तरह छुपकर रहना पड़ता था। उसके लिए सच्चाई किसी नर्क से कम नहीं थी। उसकी जगह वो माया जाल को चुनता है, क्योंकि यहाँ उसे कुछ भी करने की आजादी थी। वो दुनिया के हर स्वादिष्ट खाने और शानो शौकत का लुफ्त उठा सकता था। नियो को ट्रेन करने के बाद अब समय आ चुका था कि उसे एक खास औरत से मिलवाया जाए, जो उसे खुद को पहचानने में मदद कर सकती थी। वो सिस्टम में एक लूप होल ढूंढकर एक बार फिर मैट्रिक्स में पहुंच जाते हैं। इस बार उन्हें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत थी, क्योंकि इस बार वो असली वाले मैट्रिक्स में थे। अगर कोई भी गड़बड़ होती तो वो सब मारे जाते, पर उन्हें क्या पता था कि उनका ही एक साथी उन्हें धोखा देने वाला है। वहां से निकलने से पहले साइफर एक नंबर डायल करके उनकी लोकेशन पर एक सेल फोन छोड़ देता है, जिससे मैट्रिक्स को उनके ठिकाने का पता चल गया। नियो को यहाँ वापस आकर बहुत अजीब लग रहा था। वो उस रेस्टोरेंट को देखता है जहाँ अक्सर वो खाना खाया करता था। उसे यकीन नहीं होता कि वो इस जिंदगी को सच माना करता था। जल्द ही वो लोग ओरेकल के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भविष्य देख सकती थी। वहां पहुंचकर नियो ने देखा कि और भी लोग ओरेकल से मिलने के लिए लाइन में खड़े थे। जब उसकी बारी आई तो नियो को पता चला कि ओरेकल तो एक औरत थी। ओरेकल ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे उसके आने के बारे में पहले से पता हो। उसे तो ये भी पता था कि उसका नाम क्या है। वो नियो से पूछती है,
तुम्हें सच में लगता है कि तुम मसीहा हो? क्या तुम माया जाल को तोड़कर सबको आजाद कर सकते हो? नियो को इस तरह के सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि यहाँ उसे उसके सवालों के जवाब मिलेंगे, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। ओरेकल उसे बताती है, मॉर्फियस को तुम पर विश्वास है और वो विश्वास इतना मजबूत है कि तुम्हें बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे सकता है। इसलिए कुछ भी हो जाए पर कभी उसका भरोसा मत तोड़ना। नियो मसीहा है या नहीं ये तो उसे पता नहीं चला, लेकिन जो भी उसे पता चला उसने नियो को सोचने पर मजबूर कर दिया। काम होने के बाद वो लोग वापस लौट आते हैं, पर जब वो ऊपर जा रहे थे तभी नियो एक काली बिल्ली को देखता है। उसने पहली बार सिमुलेशन में ग्लिच होते हुए देखा था और जब वो इसके बारे में मॉर्फियस को बताता है तो मॉर्फियस समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैट्रिक्स के बाहर बैठा डेविड देखता है कि उनके सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी हुई है। वो फौरन उन्हें बाहर निकलने को कहता है, पर वो कुछ कर पाते उससे पहले ही बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जल्द ही वहां गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने उनके एक आदमी को गोलियों से भूनकर मार डाला। मैट्रिक्स में मरते ही असल जिंदगी में भी उसकी मौत हो जाती है। डेविड जल्दी से उस बिल्डिंग का नक्शा निकालता है ताकि उन्हें वहां से बाहर निकाल सके। वो उन्हें जल्दी से सीवर लाइन में जाने को कहता है। स्मिथ कॉल पर हो रही बातों को सुन सकता था, पर जब उसके लोग सीवर लाइन के पास पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। हम देखते हैं कि वो सब समय रहते दीवार के पीछे छुप गए थे। धीरे धीरे वो वहां से निकल ही रहे थे कि तभी साइफर जानबूझकर जोर से खांस देता है, जिससे गार्ड्स को उनका पता चल गया। वो दीवार पर अंधाधुंध फायर करने लगते हैं और इसी बीच एजेंट स्मिथ ने नियो को पकड़ लिया। नियो को बचाने के लिए मॉर्फियस उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। उसने एजेंट स्मिथ को कसकर पकड़ लिया ताकि उन्हें भागने का समय मिल सके। मॉर्फियस उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो स्मिथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्मिथ उसे मार मार कर अधमरा कर देता है, जिसके बाद सारे गार्ड मिलकर उसे बहुत पीटते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उधर पास के टेलीफोन बूथ पर पहुंचकर डेविड को उसे वहां से बाहर निकालने को कहता है। डेविड पूछता है, बाकी सब कहाँ रह गए? पर उसने झूठ बोला कि वो सब मेरे पीछे आ रहे हैं। साइफर तो मैट्रिक्स से बाहर आ गया, लेकिन वो लोग अब भी वहीं फंसे हुए थे। ट्रिनिटी जल्दी से एक और फोन तक पहुंचती है, पर डेविड उन्हें वापस बुला पाता उससे पहले ही साइफर उस पर हमला कर उसे मार डालता है। इसी तरह उसने शिप पर मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से खत्म कर दिया। साइफर ट्रिनिटी से कहता है, तुम्हें जानकर बड़ा दुख होगा कि मैंने तुम्हें फंसाया है। मैं हर रोज वही सड़ा गला खाना खाकर थक गया था। अगर इस नर्क की जिंदगी और माया जाल में से किसी को चुनना हुआ तो मैं हमेशा माया जाल को चुनूंगा। इसके बाद साइफर एक एक कर सबके लाइफ सपोर्ट को बंद करने लगता है, जिससे मैट्रिक्स के अंदर उनकी मौत हो जाती है। आखिर में वो नियो के तार हटाने वाला था। ट्रिनिटी उससे नियो की जान की भीख मांगती है, पर साइफर पूरा साइको हो चुका था। वो नियो का लाइफ सपोर्ट बंद ही करने वाला था कि तभी डेविड उस पर हमला कर उसे मार डालता है, जिससे नियो की जान बच गई। वो जल्दी से उन सबको मैट्रिक्स से बाहर ले आता है और ट्रिनिटी देखती है कि उसे बहुत चोट आई थी। उधर मैट्रिक्स के अंदर एजेंट स्मिथ मॉर्फियस को बहुत टॉर्चर करता है ताकि उससे एक तरह का कोड निकलवा सके, जिससे वो सारे इंसानों को खत्म कर सकता था। स्मिथ कहता है, जानते हो, मैट्रिक्स की रचना जन्नत को ध्यान में रखकर की गई थी ताकि सब लोग खुशी से जिंदगी बिताए, पर एक इंसान सिर्फ दुख और तकलीफों में ही अपनी जिंदगी ढूंढता है। हमने जो जन्नत की दुनिया बनाई थी वो उन्हें राज नहीं आई। उन्हें लगा ये एक सपना है। वो हर वक्त उससे जागने की कोशिश करते थे, जिससे मैट्रिक्स टूट गया और हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। उसके बाद ही हमने फैसला किया कि क्यों ना इंसानों को वही दिया जाए जो वो चाहते हैं। हमने एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया जो हूबहू तुम्हारी दुनिया से मेल खाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां तुम हर दिन नौकरी पर जाओ, बॉस की गालियां खाओ और अपनों के साथ वक्त बिताओ। अब तक सब सही चल रहा था, लेकिन तुम इंसानों ने इसमें फेर बदल करने शुरू कर दिया। आखिर कब तक तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे? तुम्हारा वक्त अब जा चुका है। भविष्य की दुनिया हमारी है। वहीं फ्यूचर में डेविड उन्हें बताता है कि जल्द ही एजेंट्स मॉर्फियस से सारी जानकारी निकलवा लेंगे। पता चला कि धरती पर अब भी ऐसी जगह थी जहां कुछ इंसान रहते थे और उन्हीं लोगों को मारने के लिए उसे एक कोड की जरूरत थी ताकि वो उनके कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सके। उन सबको बचाने का बस एक ही तरीका था कि वो मॉर्फियस का लाइफ सपोर्ट बंद कर दें। डेविड तार खींचने ही वाला था कि तभी नियो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो फैसला करता है कि वो मॉर्फियस को बचाने जाएगा। डेविड उसे समझाता है कि वहां जाने का मतलब खुदकुशी होगा, पर नियो को भरोसा था कि वो उसे बचा लेगा। अंदर घुसने के लिए उन्हें बहुत सारे हथियार चाहिए थे, जिसके बाद डेविड ने उन्हें हथियारों के सिमुलेशन में भेज दिया जहां वो जो चाहे वो हथियार ले सकते थे। उधर एजेंट स्मिथ मॉर्फियस को टॉर्चर करना जारी रखता है। वो कहता है, घिन आती है मुझे इस जगह से। गंदगी से भरे हुए तुम लोग मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो। स्मिथ को लगता था कि अगर वो ज्यादा देर इस मैट्रिक्स में रहा तो वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बन जाएगा। वो भी इस मैट्रिक्स से निकलना चाहता था, पर इंसानों का सफाया किए बिना ऐसा कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। उसकी आजादी की चाबी सिर्फ और सिर्फ मॉर्फियस के पास थी। इसी बीच नियो उस बिल्डिंग में घुस जाता है जिसमें मॉर्फियस को कैद करके रखा गया था।
जब गार्ड्स उसकी चेकिंग कर रहे थे तभी उसने उन पर हमला कर दिया। उनके बीच जबरदस्त गोलीबारी होती है, पर नियो उन सब से बचते हुए उन्हें मार गिराता है। जब उन एजेंट्स को पता चला कि वो लोग मॉर्फियस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपने और आदमियों को भेजते हैं। उनमें से एक एजेंट नियो पर गोली चलाता है, लेकिन नियो झुककर उसके हमले से बच गया। वो नियो को मारने ही वाला था कि तभी ट्रिनिटी उसे शूट करके उसका भेजा उड़ा देती है। इसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर लेकर एजेंट स्मिथ के सामने आ जाते हैं। नियो ने उन पर एक मशीन गन से हमला कर दिया, जिससे मॉर्फियस को भागने का मौका मिल जाता है। वो दौड़कर हेलीकॉप्टर पर जंप लगाने ही वाला था कि तभी उसके पैर में गोली लग जाती है। नियो देखता है कि वो हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके बाद वो खुद रस्सी लेकर उसकी तरफ जंप लगा देता है। नियो ने उसे कसकर पकड़ लिया और वो लोग वहां से भाग ही रहे थे कि तभी स्मिथ उनके फ्यूल टैंक पर गोली चला देता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश करने लगा। क्रैश होने से पहले वो लोग एक बिल्डिंग की छत पर कूद जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। स्मिथ जब तक वहां पहुंचा तब तक वो लोग वहां से फरार हो चुके थे। स्मिथ जानता था कि वो लोग अब भी मैट्रिक्स के अंदर हैं, इसलिए वो अपने लोगों को शहर का कोना कोना छान मारने को कहता है। उधर नियो, मॉर्फियस और ट्रिनिटी एक टेलीफोन बूथ तक पहुंच जाते हैं जो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता था। सबसे पहले मॉर्फियस मायाजाल से बाहर निकलता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए एक भिखारी देख लेता है, जिससे स्मिथ को उनकी लोकेशन का पता चल गया। ट्रिनिटी के बाद नियो की वहां से निकलने की बारी थी, लेकिन उसका नंबर आता उससे पहले ही एजेंट स्मिथ उस भिखारी की बॉडी में खुद को टेलीपोर्ट करके उस फोन बूथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे नियो मैट्रिक्स के अंदर ही फंसा रह गया। ट्रिनिटी उसे वहां से भागने को कहती है, लेकिन नियो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। वो भाग भाग कर तंग आ चुका था, जिसके बाद उसने स्मिथ पर हमला कर दिया। जल्द ही दोनों की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद उन दोनों ने हाथों से लड़ना शुरू कर दिया। नियो उसे बराबर की टक्कर देता है। वो किसी भी आम इंसान से ज्यादा ताकतवर था, पर अफसोस मैट्रिक्स के अंदर स्मिथ को ज्यादा पावर्स मिली हुई थी। वो नियो को एक जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि इसके बावजूद भी नियो दोबारा से उठ खड़ा होता है, जो देख स्मिथ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नियो ने एक बार फिर से पलटवार किया और इस बार वो उसे बराबर की टक्कर देता है। स्मिथ ने उस पर अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया और उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। इसके बाद स्मिथ उसे उठाकर ट्रेन की पटरी पर फेंक देता है। कुछ ही सेकंड्स में सामने से एक ट्रेन आने वाली थी जो उसे कुचलकर चली जाती। स्मिथ उसे कसकर पकड़ लेता है, पर नियो ने अपनी सारी ताकत जुटाई और उसे उठाकर ऊपर फेंक दिया। नियो उस ट्रेन के नीचे कुचले जाने से बाल बाल बचता है, जबकि स्मिथ बुरी तरह रौंदता हुआ आगे चला गया। हालांकि इसके बावजूद भी वो मरता नहीं, क्योंकि माया जाल के अंदर वो अमर था। उधर फ्यूचर में वो मशीनें मॉर्फियस के शिप को ट्रैक कर लेती हैं और वो तेजी से उन्हीं की ओर आ रही थी। नियो डेविड को उसे बाहर निकालने को कहता है। वो जल्दी से एक टेलीफोन बूथ के पास जाता है, पर वहां एक एजेंट पहले से खड़ा था, जिसने उस पर हमला कर दिया। नियो उनसे बचते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाता है। डेविड उसे एक और फोन की लोकेशन बताता है जो उसी बिल्डिंग में मौजूद था। जल्द ही वो मशीनें मॉर्फियस की शिप तक पहुंच गईं। वो उसे काट कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मॉर्फियस चाहता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के जरिए उन मशीनों को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जिसके लिए उसे सिर्फ एक बटन ही दबाना था। पर अगर वो ऐसा करता तो नियो कभी मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए वो इंतजार करने लगता है। उधर नियो को बिल्डिंग के एक कमरे से फोन की आवाज सुनाई देती है। वो उस तक पहुंचने ही वाला था कि तभी स्मिथ उसके रास्ते में आकर उसे गोली मार देता है। उसने नियो के सीने में अपनी सारी गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मैट्रिक्स के अंदर जैसे ही उसका शरीर मरा, उसके बाहर भी नियो की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाती है। ये सब देखकर वो लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसी बीच वो मशीनें शिप को काटकर उसके अंदर घुस जाती हैं। ट्रिनिटी नियो की मौत से बहुत दुखी थी। वो कहती है, तुम मर नहीं सकते, अभी हमें साथ में बहुत कुछ करना था। पता चला कि ट्रिनिटी उससे प्यार करने लगी थी। सालों की मेहनत के बाद सब कुछ इस तरह खत्म होगा, उसने सोचा नहीं था। ट्रिनिटी उसे अलविदा कहती है, पर जैसे ही उसने नियो को किस किया, अचानक से नियो के दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है, जिससे वो जिंदा हो गया। उसे फिर से खड़ा होते देख स्मिथ उस पर गोली चला देता है, लेकिन नियो ने उन सारी गोलियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। वो अब मायाजाल के पीछे की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग साफ साफ देख सकता था। स्मिथ उस पर हमला करता है, लेकिन नियो ने बड़ी आसानी से उसके हर एक वार को रोक लिया। उसकी ताकत अब मैट्रिक्स की समझ के बाहर थी। इसके बाद वो सीधा एजेंट स्मिथ की बॉडी में घुस जाता है। नियो ने मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग को चेंज कर उनके सिस्टम को फेल कर दिया, जिससे मैट्रिक्स के अंदर एजेंट स्मिथ का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है।
उधर मशीनें उन पर हमला करने ही वाली थीं कि तभी नियो कॉल उठाकर मैट्रिक्स से बाहर आ जाता है, जिसके बाद मॉर्फियस ने बटन दबा दिया। उसके ऐसा करते ही शिप से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से वो सारी मशीनें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नियो ने वो कर दिखाया था जो कोई भी इंसान इतने सालों से नहीं कर सका था। आखिर में हम नियो को देखते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर जाकर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वार्निंग देता है जिसने ये मैट्रिक्स डिजाइन किया था। वो कहता है, मैं जानता हूं तुम हमसे डर गए हो और तुम्हें डरना भी चाहिए। मैं माया जाल में कैद लोगों को छुड़ाकर उन्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाऊंगा। इंसानों और मशीनों के बीच इस लड़ाई में जीत सिर्फ इंसानों की होगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारी चैनल फिल्मों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।